नमः संस्कृताय मित्रों, मैं पवन सर बीएसआर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जो आपका संस्कृत व्याकरण का टॉपिक चल रहा है स्वर संधि। तो स्वर संधि के हमने एक एक करके बारी बारी से 8 रूप पढ़े हैं। आज हम देखेंगे एक साथ संपूर्ण स्वर संधि का विश्लेषण करेंगे एक टेबल के आधार पर। किस आधार पर? एक सारणी के आधार पर जितनी भी हमारी स्वर संधि के भाग हैं 8 भाग, उनका हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए देरी न करते हुए केवल आप इसी को आप अपने बुक में या कॉपी में लिख कर रखें और इसी को पर डे आप रिपीट करते रहें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले आएंगे हमने देखा संधि लिखा हमने, उसके बाद सूत्र है उस संधि का, फिर उसका सूत्रार्थ यानी कि अर्थ दिया गया। क्या दिया गया? अर्थ दिया गया। क्या दिया गया? उसका अर्थ। फिर उसी का उदाहरण भी दिया गया। क्या दिया गया? उदाहरण। देखिए पहली संधि हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि। कौन सी पढ़ी थी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि पढ़े थे हम पहले? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या है आपका? दीर्घ संधि जो है इसका सूत्र होता है अकाह सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अकाह सवर्णे दीर्घा। और सूत्र का अर्थ क्या होगा? अक प्लस अक बराबर अक ही होगा, लेकिन कैसा होगा? वो दीर्घ होगा। एक समझने के हिसाब से टॉपिक से है आपका कि अक प्लस अक बराबर क्या होगा? दीर्घ होगा। चलिए और उसका अर्थ समझ लें। यानी कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ आता है तो दीर्घ आ ही बनेगा, या फिर ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आती है तो दीर्घ ई ही बनेगी। उसके बाद ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ आता है तो आपका दीर्घ ऊ ही बनेगा। इसी तरह से ह्रस्व री और ह्रस्व दीर्घ री के बाद यदि ह्रस्व री और दीर्घ री आता है तो दीर्घ री ही बनेगा। तो इस तरह से आपका दीर्घ संधि हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अका सवर्णे दीर्घा, अक प्लस अक बराबर क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा उसी जाति का। क्लियर हो गया। चलिए एक संधि आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरी देखिए यड़ संधि। यड़ संधि हम पढ़ाए थे। यड़ संधि में आपका क्या है? सूत्र है इको यड़ाची। क्या है आपका? इको यड़ाची। यड़ संधि का सूत्र क्या है? इको यड़ाची। यानी कि एक प्लस अच बराबर यड़ होगा। क्या होगा? एक प्लस अच बराबर यड़। यड़ का मतलब एक प्रत्याहार है, एक भी एक प्रत्याहार है। एक के अंदर क्या आते हैं? ई उ री लिरी ये आते हैं ना, ठीक है ना। तो अब अच लेकिन कैसा आना चाहिए? असमान आना चाहिए। ई उ री ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आएंगे फिर किस में चला जाएगा? वो दीर्घ में चला जाएगा, क्योंकि ई के बाद लिखा है। ई के बाद एक के बाद कोई अच यानी कि स्वर आ जाए, यदि कोई स्वर का मतलब असमान स्वर, इसलिए लिखा हूं मैं असमान स्वर। अन्यथा अगर ई आ जाएगा तो फिर वो दीर्घ में चला जाएगा। तो आपका एक प्लस अच बराबर यड़, यानी कि ई प्लस अच यानी कि असमान स्वर आए तो यह बनेगा। इसी तरह से उ अच असमान आए तो वह बनेगा। इसके बाद री प्लस अच बराबर असमान भी होना चाहिए, रा बनेगा। लिर के बाद यदि अच आ रहा है वो भी असमान तो क्या बनेगा? ला बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए इसके उदाहरण देख लें। दीर्घ संधि हिम प्लस आलय हिमालय। ई का देख लें रवि प्लस इंद्र रविंद्र। और ऊ का देख ले भानु प्लस उदया। क्या हो गया? भानुदया। इसके बाद मात्र प्लस ऋणम। री का हो गया मात्र प्लस ऋणम। क्या हो जाएगा? मातृणम। ठीक है, डबल रा हो गया, इसमें डबल री हो गई। इसके बाद ई का उदाहरण देख ले यड़ संधि में। यदि प्लस अपि यद्यपि, मधु प्लस अरि मधुवरी, पित्र प्लस आदेश पित्रादेश, लिर प्लस आकृति लाकृति। ठीक है। चलिए गुण संधि आएंगे। अब हम क्या आएंगे? गुण संधि। तो गुण संधि में क्या है आपका? सूत्र होता है इसका आद गुणः। क्या होता है? आद गुणः। तो आद गुणः यानी कि आत प्लस अच बराबर क्या बनेगा? गुण बनेगा। क्या बनेगा? गुण। अब इसमें क्या है आपका? आत का मतलब छोटा आ बड़ा, छोटा बड़ा यानी ह्रस्व आ दीर्घा। ह्रस्व आ दीर्घा के बाद ई उ री लिरी आ रहा है तो क्रम से ए ओ अर अल हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे आ से और ई से देखना है। रमा धन ईसा क्या हो जाएगा? रमेशा। हित प्लस उपदेशा क्या हो जाएगा? हितोपदेशा। देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? देवर्षि हो जाएगा। तब प्लस लड़कारा क्या हो जाएगा? तबलकारा हो जाएगा। अब देखेंगे वृद्धि संधि। क्या देखेंगे हम? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है आपका? वृद्धि संधि में आपका क्या है? आत प्लस एच बराबर वृद्धि। क्या होगा?
आत प्लस एच बराबर वृद्धि। वृद्धि वर्ण कौन कौन होते हैं? ए और सॉरी आय और औ। इसके बाद वृद्धि संधि में आपका क्या है? आत प्लस एच बराबर वृद्धि। तो आ के बाद ए आय आएगा तो आय बनेगा, और आ के बाद ओ औ आएगा तो औ बनेगा। उदाहरण देख लीजिए, सदा प्लस एव क्या हो जाएगा? सदैव। जल प्लस औघा क्या हो जाएगा? जलौघा। तो इस तरह से हमारी ये 4 संधि कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आपको केवल एक एक बार रिवीजन करते जाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ये टेबल आपको ऐसे है, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में से नोट कर लेना। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब देखेंगे 5वीं जो संधि है, अयादि संधि पढ़ाई हमने। कौन सी संधि पढ़ाई? अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है आपका? एचो अवायावह। क्या है? एचो अवायावह, यानी कि एच के बाद, किसके बाद? एच के बाद यदि अच आ रहा है तो अयवायाव हो जाएगा। अयवायाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयवायाव हो जाएगा। तो देखिए, ए के बाद यदि अच आ रहा तो अय बनेगा, ओ के बाद अच, अच का मतलब स्वर, अच आ रहा है तो औ बनेगा, आय के बाद अच आ रहा है तो आय बनेगा, औ के बाद अच आ रहा है तो आओ बनेगा। उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे लिखा ने प्लस अनम क्या हो जाएगा? नयनम। पो प्लस अनह पवनः, नय प्लस अकः नायकः, पौ प्लस अकः पावका। ठीक है, चलिए इस तरह से आपकी ये 5वां रूप भी कंप्लीट हो गया। चलिए 6वां जो हमने आपको संधि पढ़ाई थी 6वें नंबर पे, पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंगा पदांता दति। क्या होता है? एंगा पदांता दति, यानी कि एंग प्लस आ बराबर पूर्व रूप। और पूर्व रूप को कैसे लिखते हैं हम? अवग्रह की तरह। कैसे लिखते हैं? अवग्रह की तरह हम लिखते हैं। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद आपका दिया गया है ए के बाद यदि आ रहा है तो उसका पूर्व रूप, आ का ही पूर्व रूप होगा अवग्रह। इसके बाद ओ के बाद आ रहा है तो आ का पूर्व रूप हो जाएगा अवग्रह। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, लिखा है हरे प्लस औ। क्या लिखा है? हरे प्लस औ, तो क्या हो जाएगा आपका? हरे औ। इसके बाद लिखा है विष्णु प्लस औ, यानी क्या हो जाएगा? विष्णु औ। यानी इस आ का और इस आ का किस में परिवर्तन हो जाएगा? अवग्रह में। किस में परिवर्तन हो जाएगा? अवग्रह में। चलिए इस तरह से आपका 6वां रूप भी हो गया। इसके बाद चलेंगे हम पररूप संधि। क्या चलेंगे? पररूप संधि। पररूप में क्या है? एंगी पर रूपम। क्या है? एंगी पर रूपम, यानी कि इसका मतलब हो गया एंगी पर माने बाद में, एंग पर रूपम, यानी कि पर माने बाद में। अब इसमें क्या है आपका? एंग जो होगा वो बाद में आएगा। पहले क्या आएगा? आ वर्णांत उपसर्ग। पहले उपसर्ग मिलेगी, वो भी कैसी? आ। क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए, यानी अकारांत उपसर्ग मिलेगी। उसके बाद प्लस एकांदी धातु, यानी बराबर पररूप हो जाता है। एंग आदि धातु। एंग एक प्रत्याहार है। एंग क्या है? एक प्रत्याहार है, उससे निर्मित आपको धातु मिलेगी। ठीक है ना? जैसे उदाहरण देखिए, पर प्लस एजते तो क्या हो जाएगा? प्रेजते हो जाएगा। पररूप का मतलब होता है बाद वाले वर्ण की तरह। कैसा होता है? तो इसमें क्या है? बाद में ए है तो आ भी किस में परिवर्तित हो गया? ए में हो गया। इसी प्रकार से उप प्लस ओसती यानी उपोस्ती, तो इसमें आ जो है वो ओ में परिवर्तित हो गया। पर रूप यानी पहले बाद वाले के जैसा होना। इसके बाद देखें, चलिए इस तरह से ये भी कंप्लीट हुई आपकी। इसके बाद देखेंगे हम प्रकृति भाव संधि। क्या देखेंगे? प्रकृति भाव संधि। तो इसका सूत्र होता है पिलुत प्रगृह्य अचि नित्यम। ये तो मैंने कल के ही वीडियो में पढ़ाई थी आपकी, 1 2 ये और ये। तो देखिए, पिलुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इसका हम यदि अर्थ देखें सूत्र का, तो पिलुत या प्रगृह्य के बाद अच आएगा। क्या आएगा? अच आएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब होता है कोई परिवर्तन ना होना। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब कोई परिवर्तन कब नहीं होता है? तब पिलुत हो और प्रगृह्य, या तो प्रगृह्य हो या पिलुत हो, उसके बाद कोई स्वर आ रहा है तो तब होता है कि कोई परिवर्तन ना हो। जैसे लिखा हरि प्लस एतो बराबर क्या होता है? हरि एतो। उसके बाद विष्णु प्लस एमो क्या होता है? विष्णु एमो। गंगे प्लस अमु क्या होता है? गंगे अमु। अब आपको ध्यान ये देना है कि परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिलुत का मतलब जब पिलुत हो और एतो, पिलुत का मतलब 3 के जैसा ऐसा चिन्ह बना होता ना। इसके बाद अब इसमें क्या पिलुत है या प्रगृह्य है? तो प्रगृह्य है, हरि। क्योंकि प्रगृह्य होने के लिए आपका प्रगृह्य संज्ञा के एक सूत्र होता है ईदु देद द्विवचनम, यानी कि ईत ऊत एत। कौन कौन? ईत ऊत एत, यानी कि बड़ी ई
बड़ा ऊ और ए, यदि ए हो अंत में और द्विवचन भी हो तो उसकी प्रग्रह संज्ञा तभी होती है। समझ में आया? द्विवचन भी हो, आपने रूप पढ़े होगे, हरि हरे मरणा हरे हरि हरि, तो ये एक वचन हो गया। द्विवचन में क्या मिलेगा आपको? हरि मिलेगा। क्या मिलेगा? हरि मिलेगा आपको। क्लियर हो गया इतना? चलिए, इस तरह से आपका संधि का जो टॉपिक था एक साथ संपूर्ण हमने विश्लेषण कर लिया। तो आपको क्या करना है, बस आपको इसी को एक क्लिप ले लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आपका आज का जो संधि का टॉपिक था वो पूरा हुआ, स्वर संधि का। इसके बाद चलेंगे हम इसी क्रम में बारी बारी से व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद विसर्ग संधि। इसी तरह से सूत्र के आधार पर आपको विश्लेषण करवाऊंगा मैंने पहले ही वादा किया था कि सूत्र के आधार पर बस आप सूत्र पकड़ के रखिए और उसके बाद ये देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो बस मैं अपने वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर विराम देना चाहूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।